Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Yes, here we go. In last lecture we have completed till question number 11. याद होगा अगर आप लोगों को, क्योंकि मैंने कहा था कि टोटल 22 क्वेश्चंस आर देयर एंड मैं 11 क्वेश्चन उस लेक्चर में मैंने कवर किया था. नाउ 11 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर एज वेल. ठीक है, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट. हमारा इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, Sunrise Cosmetic Company spends on advertisements, broadcast on radio and television as well as distributes free samples of its shampoo product in order to increase its demand. सनराइज जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए ये सारी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है वो कर रही है. उसको हम लोग मतलब बेसिकली अगर आप एक क्वेश्चन करोगे स्टूडेंट कि ये सब क्यों कर रही है, तो वो सेल करने के लिए कर रही है, अपना सेल बढ़ाने के लिए कर रही है. तो ये क्या करी, खर्च कर रही है, तो इसीलिए सेलिंग कॉस्ट आ गया हमारा आंसर. और ये जो था ये टॉपिक जो है याद रखना हमारा चैप्टर नंबर 5 में है, टाइप्स ऑफ मार्केट में. ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन क्या है इसका. सेलिंग कॉस्ट, यस, पेक्यूलियर टू ओनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ये सेलिंग कॉस्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही होता है. मतलब इतनी सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं. ठीक है, मतलब बहुत ही सिमिलर होते हैं. टूथपेस्ट का हमने एग्जांपल देखा था, नूडल्स का देखा था, और भी बहुत सारे, सोप हो गया, ये सारी चीज़ें. सो उनको अपनी सेल तो करनी होगी. सो फॉर दैट दे हैव टू इनकर दीज कॉस्ट. ठीक है, तो आप लोग मीनिंग यहाँ से भी लिख सकते हो. सेलिंग कॉस्ट, यहाँ से सेलिंग कॉस्ट ये लिख दिया आपने, refers to the cost incurred by the firm to create more demand and thereby increase the sale, जिससे वो अपना सेल बढ़ा सकते हैं. और सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो. It includes expenditure on advertisement, radio, television, broadcast, hoarding, exhibition, free gift, free sample, posters, banners, सब कुछ लिख सकते हो. इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. एज यूजुअल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आगे कि इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, तो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. Bombay Stock Exchange has developed Sensex as the stock market index for reflecting the share prices of listed company. सभी को पता होगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ जो ये सेंसेक्स है वो इंडिकेटर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का. ये जो सेंसेक्स होता है इसमें जो इंडिया की टॉप कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज होती है, उनके शेयर्स की लिस्टिंग होती है. ओनली लिस्टेड कंपनीज, मतलब कि दे हैव टू लिस्ट देयर शेयर इफ़ दे वांट टू इशू द शेयर्स. तो यहाँ पे सभी कंपनीज की लिस्टिंग नहीं होती. तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो रहा है. जो शेयर्स जो होंगे, मैंने अभी क्या बोला कि सारे कंपनीज के शेयर नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के होंगे. तो इसीलिए इसको दिया गया है नाम स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. तो बॉम्बे कंपनी ने इस सेंसेक्स को एक स्पेशल पर्पस के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने सेंसेक्स को एक स्पेशल पर्पस को इंडिकेट करने के लिए बनाया है. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम. स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. देखिए एग्जांपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इंडेक्स नंबर्स, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, एट्सेट्रा. सो देखो अब इलस्ट्रेशन में क्या बोला है, इट रिलेट्स टू द स्पेशल पर्पस इंडेक्स एज द BSE डेवलप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स एज अ स्टॉक मार्केट फॉर रिफ्लेक्टिंग द शेयर प्राइजेज ऑफ लिस्टेड कंपनी. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी की जो शेयर प्राइस होती है वो इंडिकेट होती है. ठीक है, ओके, चलो 14th वन क्या बोला है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्टेड एन इंडेक्स नंबर टू मेजर चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ कॉटन इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड 2015-20. सो 2015-20 तक जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने इंडेक्स नंबर मेजर किया है कि महाराष्ट्र के किसमें, महाराष्ट्र का जो प्रोडक्शन ऑफ रॉ कॉटन है वो 2015-20 मतलब ये 5 सालों में. तो यहाँ पे देखो क्या देखा जा रहा है, बेसिकली क्वांटिटी देख रही है कि 2015 से लेके 20 तक महाराष्ट्र का जो रॉ कॉटन प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो क्या हो रहा है, उसका सिनारियो क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी के लिए ही देखा जा रहा है, यहाँ पे क्वालिटी की कहीं पे भी बात नहीं हो रही है. तो इसीलिए हमारा आंसर है स्टूडेंट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑल्सो कॉल्ड, यस, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी किया है.
It measures the changes in the level of output or physical volume of production in the economy. ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, इंडेक्स नंबर. एग्जाम्पल देखो, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एटसेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन. ठीक है, आगे मैंने क्या बोला, आगे मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है. अब इलस्ट्रेशन रिफर टू द कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी, इंडेक्स नंबर एज एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्टेड एंड इंडेक्स नंबर टू मेजर द चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ कॉटन. तो जो रॉ कॉटन के प्रोडक्शन में जो कुछ भी चेंजेस है उसको चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किया हुआ है. इसीलिए हमारा आंसर आया है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. ओके, ये भी कर लिया हमने. नाउ 15th वन स्टूडेंट, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. Manish purchased 100 meters of cotton textile to produce ready-made shirt at his garment factory. मनीष ने 100 मीटर कॉटन खरीदा. ठीक है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, रेडीमेड शर्ट. और वो कहाँ पर होता है, उसके गारमेंट फैक्ट्री में. तो यहाँ पे स्टूडेंट शर्ट जो रहेगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा. ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉटन होगा, उसने क्या परचेज किया है, कॉटन टेक्सटाइल परचेज किया, मतलब कि कपड़ा. तो कपड़ा जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा. क्यों मालूम, क्योंकि देखो हमारा इसके लिए स्टार्टिंग रॉ मटेरियल क्या होगा शर्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल होगा शर्ट बनाने के लिए हमारा वो रॉ कॉटन. ठीक है, फिर रॉ कॉटन को क्या होगा, बुनाई होगी उसकी, उस पर प्रोसेसिंग होगा, तो उसको किस में, टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब कपड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. अब वो जो कपड़े होंगे वो किस में कन्वर्ट किए जाएंगे, शर्ट में. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो शर्ट हो गई वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो गई, और जो टेक्सटाइल होगा, जो कॉटन टेक्सटाइल होगा, जो कपड़े होंगे वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, और जो रॉ कॉटन होगा वो हमारा रॉ मटेरियल होगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उसने क्या खरीदा है, कॉटन टेक्सटाइल खरीदा हुआ है, मतलब कि कपड़े खरीदे हुए हैं. तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो, इंटरमीडिएट गुड्स इज, ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर में है स्टूडेंट्स. इज अ गुड और सर्विस परचेज बाय अ मैन्युफैक्चरर टू बी यूज एज इनपुट. क्योंकि देखो शर्ट बनाने के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, वो कॉटन टेक्सटाइल यूज़ कर रहा है, वो कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहा है. तो क्या हो गया, इनपुट हो गया, और जो शर्ट होगी वो आउटपुट होगा. सो सिंपल, हमारा आंसर हो गया. और अगर इलाबोरेट करना है, so above illustration relate to the concept of intermediate good as Manish purchased 100 meters of cotton textile to produce ready-made shirt at his garment factory. That's it. We have done it. Now next one, 16th one. Sarla, a retired school teacher, received a monthly pension of rupees 20,000 from the government. सरला जो है वो रिटायर्ड टीचर है और वो गवर्नमेंट से उसको पेंशन मिल रही है 20,000. ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आंसर मार्क किया ट्रांसफ़र पेमेंट. क्यों मालूम, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट देखा जाए अगर बेसिकली तो ये वो चीज़ें होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सरला है वो एक्टिव नहीं है राइट नाउ. सरला ने पास्ट में कभी काम किया था, इन पास्ट शी वॉज एक्टिव. ठीक है, पहले कभी वो एक्टिव थी, नाउ शी हैज़ रिटायर्ड. ठीक है, तो वो रिटायर हो चुकी है, फिर उसको पेंशन मिल रही है. ठीक है, तो ये जो पेंशन है गवर्नमेंट उसे दे रही है. तो बेसिकली जो ट्रांसफ़र पेमेंट स्टूडेंट होते हैं, पेमेंट होते हैं स्टूडेंट, वो गवर्नमेंट को देखा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं. क्यों पता है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पेमेंट होगा वो गवर्नमेंट देगा. तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे अगर हम लोग ऑन दी वन हैंड, तो वो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर होगा. लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड देखें फ्रॉम सरलाज पॉइंट ऑफ व्यू, तो सरला के लिए तो ये क्या है, इनकम है. तो एक ही चीज़ गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है और सरला के लिए क्या है, वो इनकम है, और जो कि वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. बाकी ये जो कंसेप्ट है हमारा ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, इसका करेक्ट आंसर है. नाउ एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम स्टूडेंट्स. ट्रांसफ़र पेमेंट इज वन वे पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच नो मनी गुड और सर्विसेज रिसीव्ड इन एक्सचेंज. सही बात है ना, यहाँ पे सरला ने कुछ भी सर्विस नहीं दी है, कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है. ये भी मैंने कहा ना कि वो पास्ट में एक्टिव थी, अभी वो एक्टिव नहीं है. गवर्नमेंट यूजेज सच पेमेंट एज मीन्स ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय गिविंग आउट मनी अंडर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सच एज सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी पेंशन, स्टूडेंट ग्रांट्स एट्सेट्रा. तो यहाँ पे कोई गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है, गवर्नमेंट बेयर कर रही है ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट. दैट्स इट. आगे तो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है. नाउ
होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 17th वन, प्रकाश पेड एन इनकम टैक्स ऑफ ₹62,000 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2018 एंड 19। प्रकाश ने इनकम टैक्स पे किया है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये डायरेक्ट टैक्स आएगा। डायरेक्ट टैक्स ही होता है विच इज़ पेड बाय द पर्सन इटसेल्फ। सो जो इनकम टैक्स होता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारे जो टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट योर GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज़ इनडायरेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। डायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द टैक्सेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने कहा प्रॉपर्टी टैक्स एंड वेल्थ टैक्स ऑफ द टैक्स पेयर। द बर्डन इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लीव्ड। यस, वो जो इसका टैक्स का जो बर्डन होता है वो किसके ऊपर होता है? जिसकी वो इनकम होती है। चलो मैं एग्जांपल बताती हूँ क्यों ऐसा बोला गया, क्यों डायरेक्ट टैक्स। देखो आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे डिफरेंस पता चलेगा? सिंपल है। डायरेक्ट टैक्स मतलब अभी मैंने कहा इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या है? जिस पर्सन की इनकम है वही उसको पे करेगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है टू अदर वन। लेकिन देखो GST का देखते हैं हम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हम देखते हैं। यहाँ पे कैसे होता है? सपोज हम रेस्टोरेंट में गए, हमने खाना खाया, ठीक है, हमने बिल बनाई 2,000 रुपये की, ठीक है, और उसमें रेस्टोरेंट वाले ने 200 रुपये ऐड कर लिए GST, ठीक है। तो टोटल हम कितना पे करने वाले हैं? 2,200। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने कितने पे किए? 2,200। लेकिन वो कैसा है? 2,000 हमारा वो फूड का कॉस्ट था, 200 GST। पता है अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो रेस्टोरेंट वाला होगा वो 2,000 अपने पॉकेट में रख लेगा, ठीक है। जो 2,000 है वो अपने पॉकेट में रख लेगा और ये 200 है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा एज अ GST। तो देखा जाए तो हियर इन दिस एग्जाम्पल हु इज द पेयर? पे करने वाला कौन है? दैट रेस्टोरेंट वाला। लेकिन यहाँ पे जेब से किसके जा रहा है? हमारे, दोज हु आर अवेलिंग द सर्विस। हमने तो 2,200 दे दिए हैं, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मतलब कि ये घुमा फिरा के जा रहा है। हम दे रहे हैं किसको? दैट रेस्टोरेंट वाला को, एंड जो रेस्टोरेंट वाला है वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो इसीलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स में कैसे है कि जिसकी इनकम होगी वही टैक्स पे करेगा, ठीक है। वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प्स टू रेज लोन फॉर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज। चलो मैं आपको बता दूं, फंक्शंस ऑफ RBI है, ठीक है। ये आपका चैप्टर है, उसमें ये एक टॉपिक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो क्या कर रहा है? सबको हेल्प कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रहा है पैसे कलेक्ट करने के लिए। रेज करना होता है मतलब स्टूडेंट पैसे कलेक्ट करना, ठीक है, फंड इकट्ठा करने में हेल्प कर रहा है। तो देखा जाए तो देखो, जो काम कमर्शियल बैंक हमारे लिए करता है, ठीक है, वही काम रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है वो स्टेट के लिए करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा आंसर आया बैंकर टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर RBI जो है वो सेंट्रल बैंक का और सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प कर रहा है टू रेज द फंड, पैसे कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। RBI raising loan by selling securities and act as a banker, agent and advisor to the government, that is central and state government. Raising loan, again raise मतलब collect करना, by selling securities and bonds, payments of interest and payment of loan on maturity are undertaken by RBI। आपको आंसर यहाँ तक लिखना है। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, अगर मैंने एक बात की थी कि जो काम कमर्शियल बैंक किसके लिए करता है? हमारे लिए। वही काम सेंट्रल बैंक करता है, किसके लिए? RBI करता है गवर्नमेंट के लिए। कैसे करता है? अगर मुझे बिल पे करना हो, मुझे मोबाइल रिचार्ज करना हो, अगर मुझे इंटरेस्ट कलेक्ट करना हो, या मुझे डिविडेंड कलेक्ट करना हो, तो ये कौन करता है? हमारा बैंक करता है। तो यही सारे काम ह्यूज लेवल पे गवर्नमेंट के काम कौन करता है? RBI करता है, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर आया था बैंकर टू दी गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, AVM बैंक प्रोवाइड डीमैट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज। ये तो सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हो, न्यू जनरेशन है, सभी को पता है। दिस इज एंसिलरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये सारी फैसिलिटी जो होती है वो अपार्ट फ्रॉम देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं एंसिलरी फंक्शन। स्टूडेंट, एंसिलरी फंक्शन परफॉर्म बाय सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक, लाइक कोई भी बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, जो भी, ठीक है।
इंक्लूड्स, हाँ ये क्या क्या आता है इसमें देखो, फंक्शन में यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ है ना, डीमैट, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, लेकिन इसमें क्या क्या बोला देखो, ट्रांसफर ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट, पीरियोडिकल पेमेंट मतलब आपका लाइट बिल हो जाएगा, आपकी ईएमआईज हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, मर्चेंट बैंकिंग नहीं समझ में आ रहा है तो भाई देखो जी, गूगल पे पता है ना आपको, जी पे सभी को, तो ये सारे जो होते हैं मर्चेंट बैंकर होते हैं, जो हमारे बैंक से अटैच होते हैं और जो हमारी पेमेंट एंड रिसीव में हेल्प करते हैं, ठीक है। और भी सारा है देखो, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट, लॉकर, डीमेट फैसिलिटी, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग एटसेट्रा। आपका आंसर यहीं पे खत्म होगा। अगेन मैंने आगे सिर्फ क्वेश्चन को एलैबोरेट किया है तो आप देख सकते हो। सो द अबव इलस्ट्रेशन रिफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ ancillary function performed by the commercial bank as ABM bank provide DMAT facility, internet and mobile banking facilities to its customers. That's it. Next question. Yes, Kerala based company K Jewellers intends to raise 1000 crore by fresh issuance of shares. कोई केरला बेस्ड कंपनी है, वो क्या कर रही है, ज्वेलर कंपनी है, उनको उनका इंटेंशन है कि वो 1000 करोड़ इकट्ठा करे बाय फ्रेश इशू। तो येस, यहाँ पे आपका कंसेप्ट आएगा कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट ही एक प्लेस है स्टूडेंट जहाँ पे शेयर्स का जो इशुएंस होता है वो इट टेक प्लेस, ठीक है। चलो आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड फॉर बोथ इक्विटी एंड डेब्ट रेज within and outside the country. Industrial securities market is a part of capital market which deals with the shares and debentures issued by old and new companies. तो यहाँ पे पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी हो, कुछ भी हो, वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं टू जनरल पब्लिक। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, तमिलनाडु परचेजेज व्हीट फ्रॉम पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। सब कुछ इंडिया के अंदर ही हो रहा है, तमिलनाडु भी इंडिया में आता है और उत्तर प्रदेश भी इंडिया में आता है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर आएगा स्टूडेंट इंटरनल ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इज टेकिंग प्लेस इंटरनली विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। The buying and selling of goods and services within the boundaries of a nation are referred to as internal or domestic trade. So, the above illustration relate to the concept of internal trade as Tamil Nadu purchases wheat from Punjab and Uttar Pradesh. Okay. Now, next one. Alfonso and last one, ठीक है। Alfonso mangoes from Maharashtra are sold in the international market, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इंटरनेशनल मार्केट में मतलब कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। अब बोलोगे मैम एक्सपोर्ट क्यों, इंपोर्ट भी हो सकता है भाई। यहाँ पे जो महाराष्ट्र है वो सेल कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, इसीलिए एक्सपोर्ट हुआ। अगर यहाँ पे इम्पोर्ट वर्ड आता, सॉरी परचेज वर्ड आता, तो फिर ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्ट ट्रेड आता। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट। एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर। तो यहाँ पे कौन कौन था, जरा पीछे फिर से जाते हैं। महाराष्ट्र और इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, तो मतलब सपोज यूएसए को कर रहा होगा महाराष्ट्र। अनदर कंट्री और आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री, यहाँ पे वही हो रहा है। एग्जाम्पल में इंडिया एक्सपोर्ट टी, राइस, जूट टू चाइना, हांगकॉन्ग, सिंगापुर एट्सेट्रा, ठीक है। सो अब इलस्ट्रेशन में क्या हुआ है, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट देखा है हम लोगों ने। अल्फोंसो जो मैंगो है वो महाराष्ट्र से सोल्ड हो रहे इंटरनेशनल मार्केट में। यस, दैट्स इट, ये भी कर लिया हमने। होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें भी अगर कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। And once again, I'm requesting you all, if you people like this video, please like the video, share the video, and please hit the bell icon. Why? Because whenever I'm uploading any video, you will get the notification. And thank you so much मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।